ये एमसीक्यूज देख रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है? सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी वॉज पास्ड और इनेक्टेड। ठीक है, कब पास हुई, इनेक्ट हुई? 22 मार्च 1898 को। ठीक हो गया। सीआरपीसी 1898 वॉज पास्ड और इनेक्टेड। डेट क्या है? 22 मार्च 1898। अगली बात, सीआरपीसी 1898 कंटेन्स 565 सेक्शन। सीआरपीसी के सेक्शन कितने हैं? 565। सीआरपीसी कंटेन्स स्केड्यूल्स। कितने स्केड्यूल्स कंटेन करती है? 5। सीआरपीसी कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ। ठीक, उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ सीआरपीसी इज, क्या है ऑब्जेक्ट सीआरपीसी का? टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को फैसिलिटेट करना। सीआरपीसी में इन्फोर्स्ड ऑन, कब इन्फोर्स हुआ था ये? 1 जुलाई 1898। सीआरपीसी डिवाइडेड ऑफेंसेस इनटू 2 काइंड्स। सीआरपीसी ऑफेंसेस को 2 काइंड्स में डिवाइड कर रही है। एन ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड ऑन एक्यूज्ड एज अ राइट इज कॉल्ड बेलेबल ऑफेंस। ठीक हो गया। बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है एक्यूज को ग्रांट की जाती है उसके राइट के तौर पर। उसके बाद एन ऑफेंस इन विच बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एक्यूज, और वो जब कोई ऑफेंस होता है जिसमें बेल नहीं ग्रांट होती है एक्यूज को एज अ राइट के तौर पे, वो कौन सा ऑफेंस है? वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आ जाता है। ये क्या है एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद सेकंड स्केड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इज अरेस्टेड विदाउट वारंट। इसमें ये है कि कोई ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक, अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में उस टाइम जो उसमें इन्फोर्स किया जाता है अरेस्ट का। कब? विदाउट वारंट। वो कौन सा अरेस्ट? वो क्या होगा? वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा। हमने इसमें भी क्या क्या देखा? हमने इसमें सबसे पहले देखा कि ये सीआरपीसी थी। सीआरपीसी जो थी पास और एनेक्ट हुई है 22 मार्च 1898 को। सीआरपीसी 1898 कंटेन 565 सेक्शंस। स्केड्यूल इसके 5 हैं। ये प्रोसीजरल लॉ है। ये इसका ऑब्जेक्ट है टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उसके बाद ये इन्फोर्स हुई थी 1 जुलाई 1898। सीआरपीसी डिवाइड है 2 काइंड्स में, और इसमें बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस देखा। बेलेबल ऑफेंस वो है जिसपे बेल ग्रांटेड की जाती है एक्यूज को एज अ राइट, उसे हम बेलेबल ऑफेंस कहेंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो वाला ऑफेंस है जिसपे बेल ग्रांट नहीं की जाती है एक्यूज को एज अ राइट। वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद हमने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस देखा। वो ऑफेंस है जिसपे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है सेकेंड स्केड्यूल के मुताबिक, लॉ के किसी भी लॉ के मुताबिक जो टाइम बिंग इन्फोर्स होता है वो अरेस्ट विदाउट वारंट। वो कौन सा वाला है? वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं। हमने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस देख लिया था। अब हम देखेंगे नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। वो क्या है? नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। ठीक हो गया। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसपे पुलिस जो है अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट, ठीक हो गया, कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। ठीक हो गया। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी को भी वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? कंप्लेंट। द एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। ठीक हो गया। जो एलिगेशन है या तो ओरली की है या तो राइटिंग की है टू अ मैजिस्ट्रेट। किसको किया? मैजिस्ट्रेट। विद अ व्यू टू टेक एक्शन अंडर सीआरपीसी रिगार्डिंग एन ऑफेंस इज कॉल्ड कंप्लेंट। ठीक हो गया। आपने जो मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट के सामने किसी के पे ओरली या रिटर्न तौर पर बात इल्ज़ाम लगा लिया या कुछ जाके बता दिया कि वो उसके सीआरपीसी के तहत उसको एक्शन लें, तो वो उसको क्या कहलाएगी? कंप्लेंट। उसके बाद हम देख रहे हैं सेक्शन 4 के सीआरपीसी हमें इंक्वायरी के बारे में बता रहा है। उसके बाद ऑफेंस क्या होता है हमने देखना। ऑफेंस होता है द एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स इज कॉल्ड ऑफेंस। ठीक हो गया। ऑफेंस क्या है? कोई एक्ट है या ओमिशन है जो कि पनिशेबल है किसी भी लॉ के मुताबिक फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, वो क्या होगा? ऑफेंस होगा। उसके बाद हम स्टेट देख रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। ठीक हो गया।
किसके बिहाफ में करेगा? स्टेट के। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है कोई पर्सन जो कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टेट, जो स्टेट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसके बाद हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू CRPC क्रिमिनल कोर्ट हैज़ 2 क्लासेस। ठीक हो गया, CRPC के तहत क्रिमिनल कोर्ट्स की 2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है हाई कोर्ट इज अ हेड ऑफ द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एट द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल में जो सबसे बड़ी है वो क्या है? वो है हाई कोर्ट। आगे हम सेशन कोर्ट देख रहे हैं। सेशन कोर्ट क्या? सेशन कोर्ट इज द प्रिजाइडिंग कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक हो गया, डिस्ट्रिक्ट की जो प्रिजाइडिंग कोर्ट है वो सेशन कोर्ट है। उसके बाद क्या है? सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 ऑफ CRPC इम्पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक हो गया, CRPC का सेक्शन 9 क्या करता है? इम्पावर करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को विद पावर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। किसी से? पावर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। ठीक हो गया, सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को। ठीक हो गया, सेक्शन 9 का जो सेक्शन 9 जो CRPC का है इम्पावर्स करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसके साथ? पावर्स के साथ किसकी इस्टेब्लिशमेंट की? कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की ही किसकी? सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की। ठीक हो गया। अब हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें सबसे पहले हमने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पढ़ा जिसपे वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा एलिगेशन जो हम ओरली या रिटर्न जो होती है मजिस्ट्रेट की लगाते हैं विद अ व्यू कि इस बात को मद्देनज़र रखते इस बात के तहत के मतलब इसका वो करें, इसके मुतालिक CRPC के तहत इस पर एक्शन ले तो वो कंप्लेंट होगा। सेक्शन 4 के जो है हमें इंक्वायरी के बारे में बता रहा है। उसके बाद हमें ऑफेंस देखा है। ऑफेंस क्या? पनिशेबल एक्ट और ओमिशन है जो कि पनिशेबल किसी भी लॉ में वो ऑफेंस है। उसके बाद हमने क्या देखा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब कोई पर्सन है जो कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन स्टेट के बिहाफ पे। उसके बाद हमने देखा CRPC जो है उसकी 2 क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं। CRPC के क्रिमिनल कोर्ट्स को 2 क्लासेस में तकसीम करा। उसके बाद हमने हाई कोर्ट देखा जो कि प्रोविंशियल लेवल का हेड है कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग में। उसके बाद सेशन कोर्ट देखा जो कि प्रेसिडेंटिंग कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट पे। और हमने सेक्शन 9 CRPC का देखा जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर देता है इस्टेब्लिशमेंट की। अब हम देख रहे हैं मैजिस्ट्रेट की जो 3 क्लासेस होती हैं उसके बारे में देख रहे हैं। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन पास क्या कर सकता है? मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है वो क्या करता है? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ठीक हो गया, 3 साल से ऊपर ज़्यादा की वो सज़ा नहीं दे सकता जेल की। उसके बाद द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन पास इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक हो गया, सेकंड क्लास जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। और जो है थर्ड क्लास जो है वो कितने दे सकता है? इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग द 1 मंथ। सही हो गया। फर्स्ट क्लास जो है 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। सेकंड क्लास जो है वो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। और जो थर्ड क्लास है वो 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। इसके बाद के असिस्टेंट सेशन जज कैन इंजॉय इक्वल पावर विद द सेशन जज। ठीक हो गया, जो असिस्टेंट सेशन जज है वो इंजॉय करता है इक्वल पावर किसकी? सेशन जज की। उसके बाद वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ वुमेन टू बी सर्च शैल बी मेड बाय अ वुमेन कांस्टेबल। ठीक हो गया, जब भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि किसी वुमेन को सर्च करना पड़ेगा तो उस सर्च के लिए एक कोई वुमेन कांस्टेबल होगी जो वो करेगी उसकी सर्च। ठीक हो गया। उसके बाद के इफ़ एनी ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ठीक हो गया, अगर कोई भी ऑफेंस होगा मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा? मैजिस्ट्रेट जो होगा किसी को भी एनी पर्सन टू अरेस्ट ऑफेंडर। ठीक है, किसी भी बंदे को कह सकता है कि वो उस बंदे को अरेस्ट कर दे। क्या लाइन पढ़ लो एक बार? इफ एनी ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट सच मैजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट द ऑफेंडर और हिमसेल्फ। ठीक हो गया, या तो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और कैन ऑर्डर या ऑर्डर दे सकता है एनी पर्सन टू अरेस्ट ऑफेंडर की किसी भी पर्सन को कह सकता है कि वो ऑफेंडर को अरेस्ट करे। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर CRPC शैल बी इन राइटिंग। ठीक हो गया, जो भी समन होगा वो राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट होगा एंड मस्ट बी साइन, और साइन होगा और सील होगा। क्या है? हर एवरी समन जो होगा एवरी समन इशू होगा बाय अ कोर्ट से अंडर किसके अंडर? CRPC। वो क्या होगा? ठीक होगा, हर समन जो होगा इशू होगा कोर्ट से अंडर CRPC। उसके अब वो कैसा होना चाहिए? राइटिंग होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए और मस्ट बी साइन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सील होना चाहिए। राइटिंग, डुप्लीकेट और साइन और सील और बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सही हो गया। अब हमने ये भी देख लिया, इसमें हमने पहले मैजिस्ट्रेट की
पहली क्लास देखी वो क्या कर रहा है, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सक रहा। दूसरी क्लास सेकंड क्लास वाला जो है 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सक रहा। तीसरी क्लास वाला थर्ड क्लास वाला 1 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सक रहा। असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज जो है इक्वल पावर है। असिस्टेंट सेशन जज जो है एंजॉय करेगा इक्वल पावर सेशन जज की। उसके बाद जो वुमेन सर्च करेंगे, अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि वुमेन सर्च की, तो उसके लिए हमें वुमेन पुलिस कांस्टेबल चाहिए। अगर कोई बंदा किसी मजिस्ट्रेट के सामने कुछ करेगा तो उसकी अरेस्ट करने के लिए या वो मजिस्ट्रेट उसको खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी भी पर्सन को वो ऑर्डर दे सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए। और जब हम कोई जो हर समन होता है वो इशू होता है, कैसे होता है, कोर्ट से होता है सीआरपीसी के तहत। उसमें क्या होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए और सील्ड होना, साइन होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साइन होना किससे होना चाहिए, होना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट की तरफ से होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने ये भी देख लिया, आगे देखते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं सेक्शन 69 जो है वो किस बारे में बताता है, वो हमें डिलीवरी ऑफ समन के बारे में बता रहा है। डिलीवरी ऑफ समन हमें कहाँ मिल रहा है, सेक्शन 69 में मिल रहा है। सेक्शन 75 हमें वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बता रहा है। सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक हो गया, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। सेक्शन 75 69 हमें डिलीवरी ऑफ समन के बारे में, 75 हमें फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बता रहा है। वारंट इशूड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 75 सीआरपीसी में भी इन राइटिंग। ठीक हो गया, जो वारंट 75 के मुताबिक मिलेगा वो राइटिंग में होना चाहिए। वारंट जो है उसकी कितनी काइंड्स है, 3 काइंड्स है। प्रोक्लेमेशन जो है फॉर पर्सनस एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कि वो जो मफरूर होता है उसके लिए इज मेड अंडर सेक्शन 87। ठीक हो गया, प्रोक्लेमेशन जो हमें बनाएंगे किसी मफरूर इंसान के लिए वो हम सेक्शन अंडर 87 के मुताबिक बनाएंगे। और 88 के मुताबिक जो हमने क्या करना है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम पर्सन करनी है। सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम पर्सन। उसके बाद हमें आ रहा है बॉन्ड ऑफ द अपेयरेंस ऑफ एनी पर्सन हु समन और वारंट हैज बीन इशूड विल बी टेकन अंडर 91 सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 91 सीआरपीसी के मुताबिक क्या होगा, बॉन्ड्स ऑफ अपीयरेंस किसी भी इंसान की जो कि समन और वारंट इशू, समन या वारंट इशू होगा हैज़ बीन इशूड विल बी टेकन अंडर, वो हमें सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत होगा। उसके बाद वन मैजिस्ट्रेट अटैचेज द सब्जेक्ट, सॉरी नीचे नहीं क्या, when the magistrate attaches the subject of dispute, he may, if he thinks fit, shall appoint a receiver by enjoying the power अंडर सीआरपीसी। ठीक हो गया, क्या मैजिस्ट्रेट जो अटैच करता है सब्जेक्ट डिस्प्यूट के, वो क्या कर सकता है वो अगर वो इस तरह थिंक फिट करे कि वो अपॉइंट कर सकता है रिसीवर अपने पावर को एंजॉय करने के लिए। वो किसके तहत कर सकता है, वो सीआरपीसी के तहत कर सकता है। सेक्शन 154 सीआरपीसी क्या करता है, डील करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ठीक हो गया, आपको कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की आए तो आपने सेक्शन 54 देखना है। सेक्शन 154 ठीक है, हो गया। सेक्शन 154 डील्स विद द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो गया। उसके बाद सेक्शन 154 क्या बता है, एफआईआर। सेक्शन 154 सीआरपीसी डील्स विद एफआईआर। उसके बाद एफआईआर के 6 कॉलम होते हैं, एन एफआईआर है 6 कॉलम्स। दोबारा देख लेते हैं वाला। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 69 हमें बता रहा है डिलीवरी ऑफ समन के बारे में। सेक्शन 75 हमें बता रहा है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में। और जो वारंट होगा इशू होगा सेक्शन 75 के मुताबिक होगा, वो राइटिंग होना चाहिए। वारंट की तीन काइंड्स है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग मेड होता है सेक्शन 87 के मुताबिक। सेक्शन 88 के मुताबिक है अटैच होनी चाहिए प्रोक्लेम की प्रॉपर्टी ही। उसके बाद बॉन्ड जो अपीयर होते हैं है जो समन या वारंट के लिए है वो हमें इशू होते हैं वो कि सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत उसको हम टेकन अंडर होते हैं वो सेक्शन 91 के मुताबिक। उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट होता है वो जो अटैच सब्जेक्ट होते हैं डिस्प्यूट के, वो उसको अगर उसे ऐसा लगेगा फिट तो वो अपॉइंट कर सकता है रिसीवर को किस चीज़ से, अपने पावर्स को एंजॉय करते हुए सेक्शन सीआरपीसी के तहत ये बात का काम कर सकता है। सेक्शन 154 सीआरपीसी क्या करता है, डील करता है इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की। सेक्शन 154 सीआरपीसी डील्स करता है एफआईआर और कोई एफआईआर जो होती है उसके 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर रिगार्डिंग कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज, वो क्या है, स्टैच्यूरी है। ठीक है, स्टैच्यूरी ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक हो गया, रजिस्ट्रार द रजिस्ट्रेशन एफआईआर की जो रजिस्ट्रेशन होगी रिगार्डिंग कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की होगी, वो क्या होगी, स्टैच्यूरी ड्यूटी है किसकी है, ऑफिसर इंचार्ज की, किसके, पुलिस स्टेशन की। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एफआईआर द एफआईआर नीड्स टू बी साइन बाय इन्फॉर्मर। ठीक हो गया, जो एफआईआर होगी वो इन्फॉर्मर को उसको सिग्नेचर भी करने पड़ेंगे। उसके बाद एफआईआर जो है कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। एफआईआर क्या है, कॉर्पोरेटिव
पीस ऑफ एविडेंस है। उसके बाद कंप्लेंट देख रहे हैं, कंप्लेंट इज अ स्टेटमेंट। कंप्लेंट क्या है? स्टेटमेंट है किस चीज़ की? एक्विजिशन की या एलिगेशन की। किस बात की? ऑफ फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। किस बात? फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन की पुट फोर्थ टू, जो हम देते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं। ठीक हो गया, ये कंप्लेन भी हो गया। कंप्लेन क्या? स्टेटमेंट है किस बात की? एक्विजिशन या एलिगेशन की, जो कि हम फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम मैजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं। उसके बाद इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी को कहाँ कंडक्ट होती है? मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? सेक्शन 54 क्या कर रहा है? सेक्शन 54 पुलिस हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न इन एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। सेक्शन 54 पुलिस को इख्तियार दे रहा है कि वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकता है अगर उसने कोई भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया है। उसके बाद सेक्शन 173 हमें क्या बता रहा है? सेक्शन 173 ऑफ CRPC ऑफिसर में पुलिस सबमिटेड चालान टू द कोर्ट। सेक्शन 173 के मुताबिक पुलिस को चालान कोर्ट में सबमिट कराना पड़ेगा। आगे 164 देख रहे हैं। सेक्शन 164 के मुताबिक एक क्या है? CRPC डील्स विद रिगार्डिंग स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। सेक्शन 164 के मुताबिक एक क्या बात है कि जो स्टेटमेंट है बिफोर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के सामने रखनी पड़ेगी। रीडिंग क्या सेक्शन 164 CRPC डील विद रिकॉर्डिंग ऑफ। तो सेक्शन 164 क्या करें हम? सेक्शन 164 है डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। ठीक हो गया, क्या है? 164 के तहत हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट करते हैं किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने हम जो स्टेटमेंट की रिकॉर्ड करते हैं वो सेक्शन 164 के तहत होता है। उसके बाद हाई कोर्ट क्या करता है? कन्फर्म्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ। डेथ की पनिशमेंट कहाँ से कंफर्म होती है? हाई कोर्ट से। अब हम दोबारा ये सारे देख लेते हैं जो भी किए हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, स्टैचुरी ड्यूटी है किसकी? ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, अगली बात यह है कि FIR नीड्स टू बी साइंड इन्फॉर्मर। ठीक हो गया, इन्फॉर्मर को साइन करने पड़ते हैं FIR की। उसके बाद क्या है? FIR क्या है? कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। आगे हम देख रहे हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट इज़ अ स्टेटमेंट है और किस चीज़ की? ऑफ एक्यूजेशन और एलिगेशन की। ऑफ फैक्ट। ठीक हो गया, किसी फैक्ट के एक्यूजेशन और एलिगेशन की। और क्या? और इंफॉर्मेशन फैक्ट या इंफॉर्मेशन की। ठीक है, और पुट का होती है पुट फोर टू द मैजिस्ट्रेट, जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती है। उसके बाद जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी कहाँ कंडक्ट होती है? किससे कंडक्ट होती है? इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट होती है। सेक्शन 54 के तहत क्या बात है? सेक्शन 54 के तहत पुलिस हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन। ठीक हो गया, हु हैज़ बीन कंसर्न इन एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। सेक्शन 54 पुलिस को अथॉरिटी दे रहा है कि वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सके जिसने कोई भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया हो या जिसको कोई ताल्लुक हो, कंसर्न हो। उसके बाद सेक्शन 173 क्या बता रहा है कि चालान सबमिटेड होना चाहिए कोर्ट को। अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC पुलिस सबमिटेड चालान अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC पुलिस सबमिटेड चालान इन कोर्ट। सेक्शन 173 के मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में चालान सबमिट करवाना है। और 164 किस बारे में है? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट में है। अंडर सेक्शन 164 CRPC डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है कहाँ पे? बिफोर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। उसके बाद हाई कोर्ट की बारी है। हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट कन्फर्म्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब क्या बात है? जजमेंट क्या होती है? जजमेंट नीड टू बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। जजमेंट जो है उसको और नीड टू बी डिलीवर कहाँ डिलीवर होनी है? ओपन कोर्ट में ज़रूरत है। जजमेंट कहाँ? जजमेंट नीड टू बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। उसके बाद क्या? पिटीशन ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी मेड बिफोर। ठीक है, पिटीशन हेबियस कॉर्पस कहाँ की जा सकती है? कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। तो हमें क्या पता चला? जो है जजमेंट नीड्स टू डिलीवर कहाँ? ओपन कोर्ट। पिटीशन हेबियस कॉर्पस जो है वो कहाँ होनी चाहिए? मेड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। उसके बाद बेल आफ्टर कन्विक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 429। बेल आफ्टर कन्विक्शन हमें सेक्शन 429 में मिलेगी। बेल की काइंड्स कितनी है? प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल, प्रोटेक्टिव बेल और बेल आफ्टर कन्विक्शन।
ठीक हो गया, 4 काइंड्स हैं बेल की। उसके बाद सेक्शन 497 का 5 CRPC डील्स विद कैंसिलेशन ऑफ बेल। बेल कैंसिलेशन के लिए सेक्शन 497 का 5 देखना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड बाय पुलिस, ये CRPC हमारे पास था जो कि हमने गेट के लिए MCQs तैयार किए थे। ठीक हो गया।